जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी MGICS में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा रहेगी हमारी वाक्य विचार से। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने शब्द विचार देखा और शब्द विचार में भी हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, चाहे वो आपके रूढ़ हो, योग रूढ़ हो या यौगिक शब्द हो, साथ ही उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के 4 प्रकार पढ़े हैं, चाहे तत्सम हो, तद्भव हो, देशज हो या विदेशज हो, जिसमें हमने तत्सम व तद्भव के लगभग 7-8 नियम, जो प्रमुख नियम हैं, वो हमने पढ़े। आज हम शुरुआत करने वाले हैं वाक्य विचार की। वाक्य क्या होता है, वाक्य में किन तत्वों का ध्यान रखा जाता है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हम चर्चा करें। तो आप सभी का MGICS में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। दोस्तों, सबसे पहले हम देख रहे हैं वाक्य विचार। इससे पहले मैं आपको वर्ण पढ़ा चुका हूं, शब्द पढ़ा चुका हूं। आज देखें वाक्य। शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम जिससे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम जिससे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है, वाक्य कहलाता है। अर्थात ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो, वक्ता के पूरे आशय को प्रकट करता हो या स्पष्ट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे हमने शब्द की परिभाषा में देखा था, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द है। और शब्द क्या होते थे, स्वतंत्र होते थे। यहां वाक्य में हम क्या देख रहे हैं, ऐसा सार्थक शब्द समूह, वो वर्णों का था, ध्यान देना। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो तथा जो वक्ता है उस वक्ता के भाव को, उस वक्ता के आशय को क्या करता हो, प्रकट करता हो, वो वाक्य आपका कहलाता है। यानी कि जैसे हम सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध वाक्य हम लेते हैं, याद करें आप, मां खाना बनाती। जब इसमें हमने देखा था कि मां खाना बनाती है, तो मां कर्ता पद था, खाना कर्म पद था, बनाती क्रियापद है। लेकिन यहां पे पद ना होके हम संपूर्ण किसकी बात कर रहे हैं, वाक्य की बात कर रहे हैं। यानी कि शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम जिससे पूर्ण अर्थ की क्या हो, जानकारी मिले, पूर्ण अर्थ का ज्ञान हो, पूर्ण अर्थ की प्राप्ति, वो क्या है, वाक्य। वाक्य के तत्व कितने होते हैं, वाक्य के 6 तत्व होते हैं। पहला है सार्थकता, यानी कि वाक्य में कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। यदि अर्थ नहीं होगा तो वाक्य निरर्थक हो जाएगा। अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। वाक्य में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, क्या कर रहे हो, अरे चाय वाय पी रहा है। चाय का अर्थ है, वाय का अर्थ नहीं है। तो वाक्य में जो शब्द होंगे वो निश्चित अर्थ का बोध कराएंगे, वो मूल भाव प्रकट करेंगे। तो वाक्य में कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए या होता है। अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्दों का नहीं। वाक्य में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि वाक्य में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होगा तो अर्थ द्व्यर्थी हो जाएगा, अर्थ नहीं देगा, या फिर कहें कि वाक्य ही निरर्थक हो जाएगा। तो पहला है सार्थकता, वाक्य का पहला अंग तत्व। दूसरा है योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग अनुसार अपेक्षित जैसी अपेक्षा की गई है,
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होना चाहिए। जैसे एक वाक्य हमने लिया कि राधा जूस खाती है। अब चूंकि लिक्विड फॉर्म में है, तरल है, तो तरल खाया नहीं जाएगा, पिया जाएगा। तो राधा जूस खाती है, इस वाक्य में अर्थ देने की योग्यता नहीं है। वाक्य शुद्ध है अशुद्ध, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इसकी सार्थकता की। तो राधा जूस खाती है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है, इस वाक्य में अर्थ देने की योग्यता नहीं है, क्योंकि जूस खाया नहीं बल्कि पिया जाता है। अब चूंकि वाक्य सरल था, वाक्य सरल होने के कारण आपको भाव समझ में आया, अर्थ समझ में आया, तो जो मूल शब्द है उसका प्रयोग पीने के लिए किया जाता है, खाने के लिए किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है। लेकिन जब वाक्य में शुद्ध अशुद्ध ना देखकर यह देखा जाए कि वाक्य क्या सार्थक है या निरर्थक है, तो यहां पे जो शब्द था, यह शब्द सार्थक होने के बावजूद भी वाक्य के लिए निरर्थक रहा। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा बोले तो इच्छा, जो वक्ता है उसकी इच्छा को प्रकट करे, उसके भाव को संतुष्ट करे। आकांक्षा बोले तो उत्कंठा, अभिलाषा, वाक्य से जो करता है उसकी इच्छा प्रकट होना चाहिए, उसकी इच्छा का मूल अर्थ पता होना चाहिए। अन्यथा प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि जिसमें आकांक्षा पूरी ना हो तब भी वाक्य का वो तत्व कम रहेगा। तो इसमें हम देख रहे हैं आकांक्षा, वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की आकांक्षा की उत्कंठा या अभिलाषा नहीं होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में, अर्थ के स्पष्टीकरण में अधूरापन लगे। वाक्य इच्छाओं को, आकांक्षाओं को प्रकट करने वाला हो। जैसे देखें, एक वाक्य, आप सरल वाक्य देख रहे हैं, पत्र पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी। पढ़ता है, लेकिन कौन, ये इच्छा है। तो पत्र पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, आकांक्षा होगी। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा कि संदेश पत्र पढ़ता है, यानी कि हम यहां पे क्या लिया है, संज्ञा लिया है। यदि हम यहां पे संज्ञा नहीं लाते, पत्र पढ़ता है, हम ये कह सकते हैं कि वो वाक्य है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्ध है, लेकिन उसमें जो भाव है उस भाव की इच्छा प्रकट नहीं हो रही है। जबकि यहां संदेश पत्र पढ़ता है, वाक्य में जो क्रिया कर रहा है उसके कर्ता का स्पष्टीकरण है। कौन पढ़ रहा है, संदेश पढ़ रहा है, संदेश पत्र पढ़ता है। तो वाक्य में सार्थकता का होना, योग्यता का होना, आकांक्षा का होना अनिवार्य है। आसक्ति या निकटता, जब हम वाक्य को बोलें तो उसमें क्रमबद्धता हो, उसमें गति हो, और साथ ही साथ वाक्य की निकटता का गुण भी उसमें होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बोलते समय व लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर क्या हो, निकटता होना चाहिए। और निकटता का होना आवश्यक क्यों हो जाता है, क्योंकि यदि आप रुक रुक कर बोलें, आराम से लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते।
क्यों नहीं बनाते? अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह के आसपास या कहें कि पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए। जैसे मैंने कहा संदेश, बस सिर्फ एक शब्द बोला, फिर पत्र, फिर बाद में बोला पढ़ता, फिर और कुछ रुकने के बाद है। तो यदि वाक्य में शब्दों के निकटता नहीं होगी, उसको क्रमबद्धता में नहीं बोल पाएंगे, तो उस वाक्य में जो शब्द है वो शब्द ही स्वतंत्र रहेंगे। संदेश पत्र पढ़ता है, संदेश, फिर रुक गए, ऐसे क्या होगा? निकटता का भाव नहीं आएगा। तो बोलते समय व लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते। अतः वाक्य के पद, पद बोले तो शब्द, निरंतर लय में हो, प्रवाह यानी गति में हो, गति में वो पास पास बोले व लिखे जाने चाहिए। यानी कि वाक्य का एक गुण आसक्ति है, निकटता। पदक्रम, वाक्यों में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, अर्थात पहले कर्ता, फिर कर्म व अंत में क्रिया होना चाहिए। क्योंकि हिंदी की वाक्य संरचना कैसे बनती? हिंदी की वाक्य संरचना में कर्ता आएगा, ठीक है, कर्म आएगा व फिर क्रिया आएगी। कर्ता, कर्म व क्रिया। लेकिन यदि आपने कर्ता के बाद क्रिया को कर दिया, कर्म को बाद में कर दिया, तो क्रम बदलने से वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। और चूंकि हमारे हिंदी व्याकरण में कर्ता कर्म क्रिया से वाक्य को बनाते, वहीं यदि अंग्रेजी के व्याकरण की बात करेंगे तो हम वहां पर उल्टा हो जाता है, कर्ता है, फिर क्रिया है, फिर कर्म है। इस प्रकार से यहां पे वाक्य शुद्ध हो जाए। तो पद क्रम, वाक्यों में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, अर्थात पहले कर्ता, कर्ता पद, कर्म पद व अंत में क्रियापद होनी चाहिए। जैसे पुस्तक भूल गए घर पर आप आज, पुस्तक भूल गए घर पर आप आज। वाक्य का क्रम चेंज हो गया, वाक्य आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि वाक्य कैसे बनता? आप, आज, पुस्तक, घर पर भूल गए हैं। इस वाक्य में पदों का क्रम व्यवस्थित न होने से इसे वाक्य नहीं मानेंगे। इसे इस प्रकार होना चाहिए, कैसे? आप आज घर पर पुस्तक भूल गए हैं। भूल गए, या लास्ट में है लगाते तो वहां पे लग जाएगा, है भूल गए। तो यहां पदों का क्रम चेंज कर दिया था, पुस्तक भूल गए, पुस्तक भूल गए घर पर आप आज। वाक्य अशुद्ध है, वाक्य का क्रम चेंज कर दिया, तो वाक्य में पद क्रम की अनिवार्यता होती है। आप आज घर पर पुस्तक भूल गए हैं। आप मध्यम पुरुष है, घर पर अधिकरण तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है, पुस्तक कर्म है, भूलना क्रिया है, और सहायता करने में गए। तो इस प्रकार से पदक्रम का होना भी आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य। अन्वय या संयोग, अनु यानी पीछे, आए यानी आना।
तो शब्द एक के पीछे एक आएंगे, शब्दों का संयोग होगा। अन्वय का अर्थ है मेल, अन्वय का अर्थ मेल है। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे श्याम और राम गई, ध्यान देना, श्याम और राम गई इस वाक्य में कर्ता व क्रिया का मेल ठीक नहीं है। अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा? श्याम और राम गई नहीं, गए। तो यहां पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो प्रकार, एक वचन बहुवचन दो प्रकार, पुरुष तीन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कारक 8, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर और संबोधन है या अरे। काल 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी कि अन्वय का अर्थ मेल है। और मेल किस बात का? कि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का क्रिया के साथ, क्रिया के 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक, ठीक ठीक यदि संयोग होगा, ठीक ठीक यदि मेल होगा, अन्वय होगा, तो वाक्य आपका सही होगा, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। तो हमने यहां देखा राम और श्याम गई, ये क्रिया जो थी, ठीक है, गए, गई, गया एक वचन है, गए बहुवचन है, गई स्त्रीलिंग भी है और एक वचन। तो राम और श्याम गए, गया, गए। गया पुल्लिंग था, गए पुल्लिंग है, ये एक वचन, ये बहुवचन, दोनों पुल्लिंग। गई स्त्रीलिंग, एक वचन। इस प्रकार से दोस्तों जो वाक्य आपके, उसके 6 तत्व है जिसकी चर्चा हमने की। अब वाक्य के यदि भेदों को हम बांटे तो अर्थ के आधार पर आपके वाक्य 8 प्रकार के होंगे। रचना के आधार पर यदि हम वाक्य को बांटे तो रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है उसमें पहला है विधानवाचक वाक्य। इसी विधानवाचक वाक्य को हम सामान्य वाक्य कह सकते हैं। साधारण वाक्य कह सकते हैं। निषेधवाचक वाक्य आपका नकारात्मक है। विस्मयवाचक वाक्य उद्गारवाचक कह सकते हैं। संदेहवाचक वाक्य संशय होगा। आज्ञावाचक वाक्य आज्ञा, ठीक है, इसको हम विधि कह सकते। संकेतवाचक वाक्य शर्त रहेगी। इच्छावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर जो है वाक्य आपके 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें विधान है, निषेध है, विस्मय है, संदेह है, आज्ञा है, संकेत है, इच्छा, प्रश्न। ठीक है, एक एक करके करते हैं, समझते हैं। विधानवाचक वाक्य
या कहें कि सामान्य वाक्य। जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य रूप से होने और करने का बोध होता है, जिन वाक्यों के क्रिया के द्वारा, तो जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य रूप से होने या करने का बोध होता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रामू ने पूजा की, रामू ने कर्ता ने पूजा की, कि यहां क्रिया का काम करेगा करना। सामान्य वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य है। राजकुमार कार्यालय जाएगा, राधिका खाना बनाएगी और राजवीर पुस्तकें लाया। इन वाक्यों की जो क्रियाएं हैं उससे सामान्य अर्थ का बोध हो रहा है। पूजा करना, कार्यालय जाना, खाना बनाना, पुस्तकें लाना। ठीक है, तो की से करना है, जाना से जाएगा, बनाना से बनाएगी, लाना से लाएगा या लाया। तो इस प्रकार से राम ने पूजा की, राजकुमार कार्यालय जाएगा, राधिका खाना बनाएगी, राजवीर पुस्तकें लाया। इन वाक्यों की क्रिया के किस प्रकार से होने या करने का बोध हो रहा है? सामान्य रूप से होने का, सरल रूप से, विधान रूप से। विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, इसको हमने क्या कहा? मना करना, नकारात्मक। चूंकि निषेध है, मना करना है, जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा, जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा कार्य न होने के भाव का बोध होता है। विधानवाचक में हमने देखा कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध होता है, यहां कार्य न होने के भाव का बोध होता है, उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। महावीर पुणे से नहीं लौटा, लौटना, वापस आना नहीं, वाक्यों की क्रियाओं द्वारा, ये क्रिया थी लौटाना या लौटना या लौटा, वापस आना। सोनू की नौकरी नहीं लगी, लगना क्रिया है, नहीं, नकारात्मक का बोध। वर्षा नहीं हुई, होना जहां पे मूल रूप से क्रिया नहीं हो वहां क्रिया का काम करता है, जैसे है, हुआ, हुई। ठीक है, ये तो ये जो शब्द है नहीं, 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 प्रियांशी पढ़ नहीं रही, तो जब हमें क्रिया के कार्य के न होने के भाव का बोध होता है, वहां क्या, वहां निषेधवाचक वाक्य कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक। विस्मयवाचक वाक्य, इसी को हम कहते हैं उद्गार, उद्गारवाचक। विस्मय सूचक चिन्ह है ये। और विस्मय सूचक जो चिन्ह है, जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, आश्चर्य, शोक, हर्ष, प्रशंसा, खुशी आदि भावों का बोध होता है, उन्हें हम विस्मयवाचक या उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं।
जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, आश्चर्य, शोक, हर्ष, प्रशंसा, खुशी, दुख आदि भावों को प्रकट करने का बोध हो, उन्हें हम उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ध्यान देना, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। क्या कहा मैंने? सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। तो जब सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, यह सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य। लेकिन सड़क निर्माण कार्य चल रहा है से पहले हमने कहा सावधान, और विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा दिया। तो इस चिन्ह से पहचाने कि वाक्य क्या है? विस्मय सूचक है, विस्मयवाचक है। सावधान को हटा दीजिए, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, सामान्य वाक्य था, सरल वाक्य था। बूढ़े ने पुत्री की उम्र की लड़की से विवाह कर लिया। बूढ़े ने पुत्री की उम्र की लड़की से विवाह कर लिया, एक विधानवाचक वाक्य, एक सामान्य वाक्य। लेकिन राम राम, हमें आश्चर्य हुआ, शॉक्ड, विस्मय, राम राम, बूढ़े ने पुत्री की उम्र की लड़की से विवाह कर लिया, उद्गारवाचक, विस्मयवाचक। गर्मी है कि तपता रेगिस्तान है, गर्मी है कि तपता रेगिस्तान है, एक विधानवाचक वाक्य। लेकिन उसके आगे लगा दिया उफ। भावों को हम आश्चर्य से, भावों को हम विस्मय से प्रकट कर रहे हैं। गर्मी है कि तपता रेगिस्तान एक विधानवाचक वाक्य था, लेकिन आगे लगा दिया उफ, गर्मी है कि तपता रेगिस्तान, बहुत ज्यादा हीट हो रही है। कमलेश तुम कब आए? प्रश्न पूछा, कमलेश तुम कब आए, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन आगे लगा दिया अरे कमलेश तुम कब आए, यानी कि जब हमारी नजर उस पर पड़ी तो तब हमने प्रश्न तो किया, लेकिन आश्चर्य में, हमें नहीं पता था कि वो यहीं पे, वो कब आया। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। पूरे वाक्य को ही किसमें कर दिया? पूरे वाक्य को अद्भुत बता दिया। यानी कि जब विस्मयवाचक या उद्गारवाचक में भय हो, घृणा हो, आश्चर्य हो, शोक हो, प्रशंसा हो, खुशी हो आदि भावों का जब बोध होता है, तो वो जो वाक्य होते हैं आपके, वो कहलाते हैं उद्गारवाचक या विस्मयवाचक। ठीक है, उद्गारवाचक या विस्मयवाचक। और उद्गारवाचक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य का जो चिन्ह है, जो विस्मय सूचक चिन्ह है ना, ये विस्मय सूचक जो चिन्ह है, इसका किसी भी प्रकार से वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। वाक्य कैसा है? वाक्य आपका स्वतंत्र है। और जब स्वतंत्र वाक्य से पहले आपने विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया, तो वो वाक्य कैसा हो जाएगा? उद्गारवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास में हूं अभी, रुको ना थोड़ा सा, 15-20 मिनट, 20 मिनट रुको जी। तो देखे, ध्यान दें, जब विस्मय सूचक चिन्ह को आप हटा देंगे, तो विस्मय सूचक चिन्ह को जैसे आप हटाएंगे वाक्य स्वतंत्र हो जाएगा। तो वाक्य स्वतंत्र हो जाएगा तो स्वतंत्र वाक्य के पहले क्या लगा दो? विस्मय सूचक चिन्ह लगा दो। जैसे मैंने कहा, बहुत दुर्गंध है, छी छी,
कितनी दुर्गंध है, बहुत दुर्गंध है, और विस्मय सूचक चिन्ह। वाक्य आपका विस्मय सूचक में चला जाए। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध होता है। ध्यान देना, जिन वाक्यों से या जिन वाक्यों की क्रियाओं के द्वारा कार्य होने के विषय में, कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। वर्षा हो, शब्द लगा दिया संभावना, शायद। पिताजी के साथ धीरज भी आए, पिताजी के साथ धीरज भी आए, शब्द लगा दिया संभवता। यह सड़क पचोर जाती है, शब्द लगा दिया शायद। तो शायद है, संभावना है, संभवता है, ये किसको प्रकट करते हैं? ये संदेह को प्रकट करते हैं। शायद, संभावना, संभवता। ठीक है, वर्षा हो, शायद लगा दिया। पिताजी के साथ धीरज भी आए, पता नहीं आए या नहीं, संभवता। यह सड़क पचोर जाती है, निश्चित नहीं है, शायद। शायद मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, शायद मैं आपको जानता हूं। तो जब वाक्य से हमें निश्चितता का बोध नहीं, हम संभावना को प्रकट करें, हम संशय को प्रकट करें, या संभवता या शायद, ये जो शब्द है ये संदेहवाचक वाक्य के साथ प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़े, कोई प्रश्न आपका हो तो बताइए। अभी तक हम विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य देख चुके। कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो तो आप पूछ सकते। आज्ञावाचक वाक्य, इस आज्ञावाचक वाक्य को हम विधिवाचक भी कहते हैं। विधिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन आदि का बोध होता है, उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे पुस्तकालय में बातचीत मत करो, पुस्तकालय में बातचीत मत करो, आप निवेदन करेंगे, आप आदेश दे सकते हैं, आप सामने वालों से अनुरोध कर सकते हैं,
तो अनुरोध हो कि आदेश हो कि आज्ञा हो कि निवेदन हो, ये शब्द जो है आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य के लिए प्रयोग किए जाते, प्रचलन में है। जाइए जाइए जल्दी कीजिए। मान लीजिए कि आप यात्रा कर रहे हैं और आप रेलवे प्लेटफॉर्मों पर पहुंच रहे हैं, बस स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और आपकी गाड़ी छूटने वाली। आपने किसी से पूछा क्यों गाड़ी स्टेशन पर है, खड़ी है या जा रही है? उसने देखा वैसे ही आपको रिएक्ट किया, अरे जाने वाली है वो, जाइए जाइए जल्दी कीजिए। ये निवेदन है लेकिन फिर भी आज्ञावाचक वाक्य में आएगा। तो आज्ञा हो, अनुरोध हो, अनुमति हो, आदेश हो, निवेदन, ये जो पांचों शब्द हैं ये मूल रूप से किस वाक्य की ओर चिन्हित करते हैं, इंगित करते हैं? विधिवाचक, आज्ञावाचक। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आदेश। ये फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, ऑर्डर। तो आदेश, निवेदन, अनुरोध, इन शब्दों में या कहें कि इन वाक्यों से शब्द का बोध आपको हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा। मैंने होठों पर हाथ रखा और कहा शांत रहिए। आज्ञावाचक। फिर देखिए संकेतवाचक वाक्य। संकेत, यहां शर्त का बोध होगा। वाक्य जो है आपका तो से जुड़ा रहेगा, यदि तो, अगर तो, यह तो, या यह वह शर्त है। जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में, जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध हो, किसका बोध हो? शर्त का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं या संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। ये संकेत करेंगे, संकेत बोले तो दिशा। यदि राजेंद्र कहेगा तो, कहेगा तो सोना गीत सुनाएगी। यदि तो, ये शर्त है। संकेत, यदि कहेगा तो सुनाएगी, नहीं कहेगा तो नहीं सुनाएगी। यदि मालिक पैसा देता तो, यदि तो, राशन खरीद लेता, बोलते हैं हम राशन पानी, राशन खरीद ले। यदि तो, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता जरूर मिलती, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि समय से निकलते तो बस नहीं छूटती, यदि बाइक धीरे चलाते तो दुर्घटना नहीं होती। यदि तो, अगर रुपए होते तो पुस्तकें एवं कॉपियां जरूर खरीद लेता। यदि तो, अगर तो, इस प्रकार के जब क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता है, संकेत का बोध होता है, ठीक है, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य जो है दो वाक्यों से पहले, ऐसा हम कह सकते हैं, दो वाक्यों से पहले या वाक्यांश से पहले यदि तो, अगर तो, वह, यह, वह तो, ऐसे शब्दों का प्रयोग मिश्र वाक्य में भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे जो वाक्य है वो आपके संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं।
इच्छावाचक वाक्य, इच्छा या कामना, जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने के भाव का बोध होता है, जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने के भाव का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। हम अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को प्रकट करेंगे। जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयां स्वीकारो, जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं, दोनों परिवारों में पहले सा प्रेम बना रहे। हम अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं। निराला पुरस्कार मिलने पर बधाई हो। आप कोई पुरस्कार जीतते हैं, पुरस्कार होता, पुरस्कार नहीं, पुरस्कार, ध्यान देना, ये तो वर्तनी शुद्धि में आ जाए। पुरस्कार, पुरस्कार अशुद्ध है, ये शुद्ध। पुरस्कार, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। इच्छा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप किसी बस पर सीढ़ियां चढ़ते हो, जैसे ही सामने देखते हैं गाड़ी पे लिखा रहता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, और जैसे ही आप मुड़ेंगे आपको दिखाई देगा जेब कतरों से सावधान। आपको विस्मय होगा, सावधान कर रहा है बस का मालिक कि जेब ना कट जाए आपकी। आपकी यात्रा मंगलमय। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इच्छा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। जैसे गाड़ी के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा रहता है तुम घर कब आओगे। कब प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक। वैसा का वैसे ही ट्रक के पीछे, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वाक्य इच्छावाचक, इच्छा को प्रकट कर रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रश्न करने के भाव का बोध होता है, जिन वाक्यों से प्रश्न करने के भाव का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों ये काफी सरल है क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य इसमें लगा रहता है। अभी हमने कहा कमलेश तुम कब आए, तो प्रश्न किया था तो प्रश्नवाचक, ठीक है। इसके आगे हमने क्या लगा दिया था, अरे, तो वो चला गया था कहां, विस्मय में। क्या लालू प्रसाद इंदौर पहुंच गया, प्रश्न है क्या। समीरा किसके साथ जाएगी, किसके। भावना किस कक्षा में पढ़ती है, किस कक्षा में, किस। सुनील को लाने कौन गया है, कौन। तुम घर कब आओगे, सरल वाक्य। प्रश्न कर रही है नायिका तुम घर कब आओगे, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों की चर्चा की। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका सरल वाक्य,
आपका संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त व मिश्र। सरल वाक्य ध्यान दें। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें क्या बोलते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्यों में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय और क्रिया एक ही होते हैं। क्रिया, विधेय एक ही होते हैं। जैसे कामिनी ने मकान बनवाया, बनवाना एक क्रिया है। प्रकाश को पुस्तक दो, दो यानी देना, एक क्रिया है। रेलगाड़ी रुकी, रुकना क्रिया है। स्वाति ने आकर्षक भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया मतलब करना, करना। इन वाक्यों में एक एक क्रिया, बनवाया दो यानी देना, रुकना रुकी, किया करना आदि, इसलिए ये सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। कर्ता एक से अधिक हो सकते। यदि मैं ऐसा कहता, राम श्याम ने मेहनत की, राम श्याम चाहे दो कर्ता हो, करना क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में आपको जो ध्यान देना वो देना कि कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिया है वो आपकी एक होगी। संयुक्त वाक्य, अब ध्यान दें, जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, इस पर ध्यान देना। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। तो जिन वाक्यों में आए सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये जो संयुक्त वाक्य है ये समुच्चयबोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय जिसको हम कहते हैं योजक। और योजक में हम क्या करते हैं? और, किंतु, परंतु, या, अतः, तथा, फलता, परंतु, क्योंकि, चूंकि, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो जिन वाक्यों में समुच्चयबोधक अव्यय जुड़े होते हैं वो आपके संयुक्त वाक्य। और इन वाक्यों में क्या है? ध्यान देना, इन वाक्यों में समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। ये समुच्चयबोधक शब्दों जैसे और है, तथा है, इसलिए है, किंतु, परंतु, फलता, अतः, क्योंकि, या, ताकि, ठीक है, और, परंतु से ये जुड़े होते। ये जो शब्द है और, तथा, अतः, इसलिए, किंतु, फलता, क्योंकि, या, ताकि, ये सब क्या है? समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है। और इन अव्यय शब्दों से दो उपवाक्य जुड़े रहेंगे। तो जब दो उपवाक्य जुड़े रहेंगे उनके बीच में योजक समुच्चयबोधक शब्द आ जाए तो संयुक्त वाक्य। जैसे यात्री बैठ गए, अब यात्री बैठ गए वाक्य की आकांक्षा, इच्छा प्रकट नहीं हो रही है, इच्छा पूर्ण नहीं है, बस चल पड़ी। तो यात्री बैठ गए, बस चल पड़ी, दोनों उपवाक्य है और दोनों उपवाक्य को जोड़ने का काम करा और ने। यात्री बैठ गए, बैठ जाना एक क्रिया, चल पड़ी दो क्रिया, दो क्रियाओं के बीच में समुच्चयबोधक शब्द लगा हुआ है।
और दोनों उपवाक्य, क्योंकि वाक्य में हमने देखा कि वाक्य में आपकी आकांक्षा, आपकी योग्यता, आपकी सार्थकता, आपका पदक्रम, आपका संयोग, ये सारे तत्व को देखना होगा। तो यात्री बैठ गए, किस में बैठे? गाड़ी, बस चल पड़ी, कहां चल पड़ी? इसके भाव का कोई मूल उत्तर नहीं है, जवाब नहीं। और बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है, अंधेरा है वाक्यांश है, बिजली नहीं है वाक्यांश है। इसलिए भ्रष्टाचारी जया चुनाव जीत गई, भ्रष्टाचारी जया चुनाव जीत गई वाक्य। ईमानदार माधुरी हार गई वाक्य। दो वाक्यों को जोड़ने का काम किंतु कर रहा है। बार्ज 350, जहाज पूर्णता ध्वस्त हो गया। बार्ज 350 जहाज पूर्णता ध्वस्त हो गया क्योंकि ताउते तूफान आया था। तो ताउते तूफान आया था, पता नहीं कहां, वो वाक्यांश है। बार्ज 305 जहाज पूर्णता ध्वस्त हो गया वाक्य। जोड़ने का काम क्योंकि कर रहे हैं। कार से चलेंगे, कहां? वाक्यांश। समय पर पहुंच जाएं, कहां? वाक्यांश है। तो दो वाक्यांश को जोड़ने का काम ताकि कर रहा है। तो इस प्रकार से और है, इसलिए है, किंतु है, क्योंकि है, ताकि है। आप चाय लेंगे या कॉफी, या आपके पास में विकल्प है। इस प्रकार से ये कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। जी ठीक है दोस्तों, चलिए चर्चा करते हैं मिश्र वाक्य की। एक सामान्य आपको जानकारी दे देता हूं। MGICS का जो नया यूट्यूब चैनल है, जिसमें वनडे जो एग्जाम होगी उसी से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। तो MGICS का जो वनडे वाला ऑनलाइन यूट्यूब है, उस पर आप नवीन जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चर्चा कर रहे हैं हम मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में देखें, जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो और शेष बोले तो दूसरा, शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो। एक बार पुनः सुन लीजिए। जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य प्रमुख हो, मुख्य हो, और शेष बोले तो दूसरा, शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में यदि दोस्तों आप देखेंगे तो एक वाक्य जो होगा, वाक्यांश जो होगा वो प्रमुख होगा, दूसरा पहले वाले पर आश्रित हो। सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। सिपाही ने उस युवक को पीटा, किसको पीटा? जेब काटी थी। शब्द है जिसने, जिसने उसे जोड़ने का काम कर। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। यदि यहां पर आ जाता हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है, युद्ध और शांति और संयुक्त में चला जाता कि, ये की जोड़ने का काम कर रहा है वाक्य को, मिश्र वाक्य। स्वामी गणेशानंद जी ने कहा था कि शाकाहारी रहो और आनंद पूर्वक जीवन जियो, आनंद पूर्वक जियो। कि श्री
अशोक मेहता मुख्य अतिथि थे। प्रसिद्ध साहित्यकार थे। जो यह वही शहर है जिसमें लता दीदी का जन्म हुआ था। ये वही शहर है जिसमें लता दीदी का जन्म हुआ था। सचिन तेंदुलकर जी प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन वाक्यों में आए मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को अलग अलग करके दर्शाया जा सकता है। कैसे दर्शाया जा सकता है? जिसने, की, जो, जिसमें, जिन्हें। जेब काटी थी, हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। शाकाहारी रहो और आनंद पूर्वक जियो। प्रसिद्ध साहित्यकार थे। लता दीदी का जन्म हुआ। क्रिकेटर या क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ये जो दो है, दो वाक्यांश जिसमें पहला वाला मुख्य है, दूसरे वाला पहले वाले पर गौण है। पहचान याद कर सकते हैं आप, जिसने, जिसमें, जिन्हें, जो, की, ये इसकी प्रमुख पहचान। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमने जो चर्चा की वो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, रचना के आधार पर 3 प्रकार की वाक्यों की हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, शिक्षक से आपको जानकारी चाहिए, तो आप MGICS के नंबर पर कॉल कर शिक्षक से बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न की दुविधा हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी अपना ख्याल रखिएगा। कल इसी समय पर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।